अस्सलाम वालेकुम। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हमने डिस्कस करने एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स ड्रग्स जो है ना, उसको डिस्कस करने से पहले एक फ्लो चार्ट है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट चलें, और काइंडली आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन का मैकेनिज्म हमारी बॉडी में, और फिर हमारी बॉडी क्या करता है ऐसा, लाइक जिस तरह ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाए ना, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब हाइपरटेंशन एंटी हाइपरटेंसिव जब ड्रग्स एक्ट करती हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने हाइपरटेंशन के इफेक्ट को मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन का मैकेनिज्म होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर इन्हांस होता है, तो ये होता है कि किडनी में एंजियोटेंसिनोजन है जो कि अल्फा 2 ग्लोबुलिन है ब्लड में। ठीक है, और इसको सिक्रीट लिवर करता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रीनिन दैट इज सिक्रीटेड बाय किडनी, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, राइट। फिर एक और एंजाइम आता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज़ अ पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर, राइट। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है उसको एनहांस कराता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन एनहांस होती है तो नॉर्मली ये होता है कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन होती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। बट हम इस तरह करते हैं कि हमने इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अगर हम ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसका इनहिबिटर दें तो 1 से 2 में ये कन्वर्ट ही नहीं होगा, मतलब ये वैसोकंस्ट्रिक्टर ही नहीं बनेगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटपुट कम हो जाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगी, एल्डोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होगा, रिटेंशन हो जाएगी सोडियम और वाटर की रिटेंशन, और रिटेंशन ऑफ सोडियम और वाटर डिक्रीज होगी, और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। नॉर्मल मैकेनिज्म में जब ये चल रहा होता है तो ये सब कुछ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्हांस करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, रिटेंशन होती है सोडियम और वाटर की ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, और ब्लड प्रेशर इन्हांस करता है। लेकिन नहीं, हम एस इनहिबिटर पढ़ेंगे जो इस स्टेप पे एक्ट करेंगे जब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा होता है ड्रग को, और हम यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 लेट्स सपोज बन भी जाता है तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर आर्ब्स ड्रग्स पढ़ेंगे जो इसको अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने देगा। या फिर हम रीनिन इनहिबिटर पढ़ेंगे एलिस्कायरिन। रीनिन वो एंजाइम है जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आज हम ये तीनों क्लासेस जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले एस इनहिबिटर अभी हमने देखा है टेबल में ना, एस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है। एस इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, फोसिनोप्रिल है, एनालएप्रिल है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे रिकमेंड होते हैं हाइपरटेंशन में पेशेंट्स में विद अ वैरायटी ऑफ कंपेलिंग कंडीशन, जिनको बाद साथ में डायबिटीज भी होती है, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर की पेशेंट होते हैं, MI के भी, और CKD क्रोनिक किडनी फेलियर। अब सबसे पहले हमने इसका एक्शन देख रहे हैं। एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर नहीं बनेगा, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी आर्टरीज की, विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में कोई रिफ्लेक्सिव इंक्रीज नहीं आएगा। अब ना पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है ना आर्टरीज की, लेट्स सपोज वो कम कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव हमारी बॉडी को ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए कि कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए, बट उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस ही कम करेगा। ठीक है, ये वैसोडाइलेटरी इफेक्ट ही देगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन ही कम होगी। अब जब एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, एस इनहिबिटर उसको ब्लॉक कर देंगे, तो अभी हमने टेबल में देखा था ना कि वो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन नहीं होगी, मतलब ये एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं बन रहा, ये पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है जो नहीं बनेगा। दूसरा जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, नॉर्मली वो ये काम करता है कि वो ब्रेडिकाइनिन जो एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है उसको भी साथ में इनहिबिट कराता है। नॉर्मली वो ये काम करता है कि वो एंजियोटेंसिन 2 वैसोकंस्ट्रिक्टर बढ़ाता है, ठीक है, और वैसोडाइलेटर को कम करता है, बट हमने इसको ब्लॉक कर दिया है तो अब वैसोकंस्ट्रिक्टर कम हो गया है और ये वैसोडाइलेटर बढ़ गया है। जब ये वैसोडाइलेटर बढ़ेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन बढ़ेगा और वैसोडाइलेशन होगी।
इसको ब्लॉक करने से, इस एंजाइम को ब्लॉक करने से, एक तो हमने वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर ब्लॉक कर दिया है और ये वेसोडाइलेटर इन्हांस हो गया है। नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है तो ये ब्रेडिकाइनिन को इनहिबिट कर देता है। आप एंजियोटेंसिन 2 कम हो गए और वेसोडाइलेटर इंक्रीज हो गए तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, वेसोडाइलेशन। हमें पता है, हमने पीछे देखा था कि एंजियोटेंसिन 2 जब इंक्रीज होता है, वो पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो एल्डोस्टेरोन को भी इन्हांस करता है। अब एल्डोस्टेरोन भी कम हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन कम होगा तो सोडियम और वाटर की टेंशन नहीं होगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। आफ्टर लोड भी डिक्रीज करेगा, प्री लोड भी डिक्रीज करेगा और हार्ट पे वर्कलोड जो है वो कम होगा। थेराप्यूटिक यूजेस है कि इट स्लोज द प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी मीन्स जो डायबिटीज़ के पेशेंट में किडनी डिसफंक्शन हो जाता है ना, प्रोटीन्स जो है वो यूरिन में लीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो उसमें हम देते हैं, ठीक है। इट डिक्रीजेस एल्ब्यूमिन यूरिया and it has a compelling indication for the use in patient with diabetic nephropathy, ठीक है। It is drug of choice in patient with diabetic nephropathy, right? Okay, it is drug of choice। उसके बाद it is ACE inhibitor जो है डिक्रीज करता है इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर, इफेरेंट आर्टेरियोल्स को वेसोडाइलेट कराता है, मतलब किडनी में भी इसका यही इफेक्ट है। और ACE इनहिबिटर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ होता है। जो MI के पेशेंट्स होते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उनके BP को कंट्रोल रखने के लिए फर्स्ट लाइन एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद सिस्टलिक डिसफंक्शन, ठीक है। क्रोनिक ट्रीटमेंट विद ACE इनहिबिटर जो है, अगर आप इसको प्रोलॉन्ग यूज़ करो तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, रिग्रेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। हार्ट फेलियर के जो पेशेंट है ना, हार्ट फेलियर के पेशेंट में जब हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। हाइपरटेंशन होती है तो हमारे हार्ट को वर्कलोड ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमारी आर्टरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। जब हमारी उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है तो वेंट्रिकल्स जो है ना, उसके जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो सेल्स हैं वो लार्ज हो जाते हैं, वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो इसको प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम रहेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी भी नहीं होगी और ना ही वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग होगी आफ्टर MI। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है, हार्ट जो हमारे जो कार्डिक आउटपुट होता है कम हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए हमारा हार्ट जो है वो मतलब पे वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसकी जो वेंट्रिकल्स है ना, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, तो वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग भी ये प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंशन ऑफ वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग। इसके काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं। तो कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल है ना, हेपेटिक इम्पेयरमेंट के पेशेंट में देंगे। क्यों देंगे हेपेटिक इम्पेयरमेंट के पेशेंट में? क्योंकि इन दोनों को छोड़ के जो बाकी हैं फोसिनोप्रिल और एनालाप्रिल वो हेपेटिकली मेटाबोलाइज होती हैं और ये नहीं होती। सो हेपेटिक इम्पेयरमेंट में ये देंगे और फोसिनोप्रिल जो वो रीनल डिसफंक्शन में देंगे। फोसिनोप्रिल इज ओनली ACE inhibitor that is not eliminated by the kidneys, so it does not require dose adjustment in patients with renal impairment। और जो एनालाप्रिल है that is available intravenously। और फिर इसकी जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, MCQs के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो ड्राई कफ है। That occurs up to in 10% of patients. It is thought to be due to increased level of bradykinin। अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो वो ब्रेडिकाइनिन जो है ऑटोमेटिकली इन्हांस हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्रेडिकाइनिन को ब्लॉक करता है, लेकिन अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ही नहीं है तो ब्रेडिकाइनिन दैट इज अ वेसोडाइलेटर वो इन्हांस हो जाएगा। तो इट कॉजेज increased level of bradykinin and substance P in pulmonary tree and it occurs more frequently in women, ठीक है। और जब डिसकंटिन्यू करते हो आप ACE इनहिबिटर तो ड्राई कफ का जो इशू है रिजॉल्व हो जाता है। एंजियोएडिमा ये रेयर है बट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये भी ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रेडिकाइनिन जो वेसोडाइलेटर है। पोटेशियम लेवल को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट इसका हाइपरकैलेमिया। पोटेशियम लेवल को आपने मॉनिटर करना होता है इस इनहिबिटर के साथ, और पोटेशियम सप्लीमेंट्स और पोटेशियम स्पेरिंग जो डायूरेटिक्स हैं उसको बहुत ज़्यादा एहतियात के तौर पे यूज़ करना होता है ड्यू टू रिस्क ऑफ हाइपरकैलेमिया।
पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स यूज़ नहीं करते इस इनहिबिटर के साथ। ये चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल को मॉनिटर करना होता है क्योंकि नॉर्मल बेस लाइन से ना वो 30% जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड इट कैन इंड्यूस अ फीटल मेलफॉर्मेशन, सो इट इज़ टेराटोजेनिक, इट इज़ नॉट यूज्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन। फिर हमारे पास आते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अभी हमने पीछे टेबल में फ्लो चार्ट में देखा था कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो बाइंड करता है 81 रिसेप्टर्स के साथ। अब हम वो रिसेप्टर ही ब्लॉक कर देंगे। एंजियोटेंसिन 2 जो पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है वो बाइंड ही नहीं करेगा, ठीक है। ये दीज ऑल आर सार्टेन्स, एजल सार्टेन, एप्रोसार्टेन, 8B sartan, olmesartan, telmisartan, losartan, candesartan, valsartan. Their mechanism of action is very simple. They block 81 receptors, so angiotensin 2 कम हो जाता है। angiotensin 2 एक्टिवेट ही नहीं होता जो पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, तो ऑटोमेटिकली ना एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होगा, बीपी भी कम हो जाएगा, सॉल्ट वाटर की टेंशन भी नहीं होगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, आर्टरीज और वीनस डायलेशन का थेरेप्यूटिक यूज़ बिल्कुल एस इनहिबिटर की तरह। एडवर्स इफेक्ट जो है इसमें रिस्क ऑफ कफ एंजियोएडिमा जो हमने भी पीछे देखा है कम है इसमें, लेकिन इसको इकट्ठा एस इनहिबिटर के साथ यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स। और फिर हमारे पास रीनिन इनहिबिटर। Renin is an enzyme that converts angiotensinogen to angiotensin 1, right? Released by kidneys, ठीक है, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एलिस्कायरिन जो है एक रीनिन इनहिबिटर है, इसको आप कंबाइन नहीं कर सकते इस इनहिबिटर आप्स के साथ। इसका एडवर्स इफेक्ट डायरिया, कफ, एंजियोएडिमा। काइनेटिक्स, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम 3/4 एंजाइम, सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन मैनी ड्रग इंटरेक्शंस। अभी के लिए ये कवर हो गया। नेक्स्ट हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अल्फा एडिनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स और अल्फा एंड बीटा एडिनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और कोई भी अगर आपको मसला तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।